जैसा कि हम जानते हैं कि आत्मिक ग्रुप में जो आत्माओं का स्तर में परिवर्तन आता जाता है वो आत्माएं अपने ग्रुप को छोड़कर दूसरे ग्रुप की मेंबर बन जाती हैं। तो जैसे किसी एक आत्मिक ग्रुप में किसी नए मेंबर की एंट्री होती है तो उससे रिलेटेड एक डॉक्टर न्यूटन का सवाल था, तो क्या तुम्हें अभी नए सदस्य मिले हैं? ऐसा तो नहीं है कि नए सदस्य तुम्हारे आत्मिक ग्रुप के लिए समस्या कारक सिद्ध होते हो। इस पर जो माध्यम का जवाब था वो ये था कि क्योंकि किसी अजनबी के लिए हम एक दूसरे के साथ विचारों के माध्यम से एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं, और जो अजनबी आत्मा होती है वो हमारे जो विगत के अनुभव हैं उनकी भागीदारी नहीं होती उसमें। यानी किसी ऐसी नई आत्मा की एंट्री हो रही है आत्मिक ग्रुप में जो उससे पहले के जीवनों में उनके लाइफ का भूलोक पे जो उन्होंने जीवन बिताया उसमें उनकी लाइफ का हिस्सा नहीं रही है। डॉक्टर न्यूटन का अगला सवाल था, क्या तुम अपने नए जीवन की प्रतीक्षा में हो? जी बिल्कुल। मैं हर बार जब भी भूलोक पर अपने किसी नए जीवन के लिए चलता हूँ तो इन शब्दों के साथ अपने आत्मिक ग्रुप से विदा लेता हूँ कि मृत्यु के बाद मैं यहीं पर तुम सबसे वापस मिलूंगा। थोड़ा ध्यान से देखिए कि एक्चुअल में ये ना हम लोगों का भूलोक पे एक परिवार है, उसे हमने छोड़ा। आत्मालोक में हमारा एक सोल फैमिली है, उनसे हम जाके मिले। फिर जब धरती पर दोबारा जन्म लेने का वक्त आता है हमने फिर अपनी उस सोल फैमिली को छोड़ा और धरती पर अपने जिन लोगों के साथ हमारे कार्मिक अकाउंट थे उन लोगों के साथ परिवार के रूप में आए। जैसे एक लड़की है ना, अगर उसे अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने ससुराल वालों के साथ उस फैमिली को चाहिए तो उसे अपने माता पिता, अपने भाई बहन को छोड़ना पड़ जाता है। इसी तरह से जब यदि उसे अपने माता पिता के साथ रहना है तो वो फिर अपने ससुराल पक्ष को छोड़ती है। ऐसे ही कुछ आत्माओं के साथ है। वो आत्मा लोक में जो एक हमारा आत्मिक ग्रुप है, जो एक तरह से हमारी वो फैमिली है, वहाँ उसे छोड़कर हम धरती पर आते हैं और धरती से फिर अपने कार्मिक अकाउंट पूरे करके वापस आत्मा लोक में अपनी उस सोल फैमिली से जाकर मिलते हैं। लेकिन बस दुख इस बात का है कि एक समय पर उस एक ही परिवार की याद रहती है हमारे साथ और उस एक ही परिवार के संपर्क में हम आते हैं। और ये जो आत्मिक ग्रुप्स होते हैं इसमें जो आत्माएं हैं, बहुत सी आत्माओं के एक से ही रीजन होते हैं। वो अगर आत्मिक उन्नति नहीं कर सकी हैं तो इसके पीछे की जो वजह होती है, जो कारण होते हैं जिसकी वजह से वो नहीं कर सकी हैं आत्मिक उन्नति किसी भी एक विषय में, तो वो इस तरह की कुछ एक आत्मिक समूह के अंदर भी एक छोटा सा समूह बन जाता है उन आत्माओं का जिनके पास रीजन एक से हैं तरक्की ना कर सकने के या तरक्की कर सकने की। यहाँ पर इस तरह की आत्माओं के लिए कहा गया है कि ये एक समान मानसिकता वाली आत्माएं होती हैं जिनमें अहभावना को बढ़ाने की जरूरत होती है। और इस बात का एक अर्थ ये भी निकाला जा सकता है, जैसे कि ये कहा गया कि जो कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिनकी पहचान जो उनके विकास में बाधक है, उनके पीछे एक समान कारण होते हैं, उन एक समान कारणों से जुड़ी होती हैं। इस बात को इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि वो 3 या 4 सोल्स, अपने ही आत्मिक ग्रुप की 3-4 सोल्स इस तरह की रही होंगी कि कोई वजह उनके जीवन में ऐसी आई होगी, कोई घटनाक्रम ऐसा आया होगा जिसने उन तीनों चारों के ऊपर एक जैसा ही असर डाला होगा, और वो घटनाक्रम उन 3 या 4 आत्माओं का विकास करने में या विकास नहीं करने में एक समान ही, वो एक ही रीजन है, वो तीनों चारों की लाइफ को एक जैसा इफेक्ट कर गया है। तो इस तरह की जो सोल्स होती हैं, जो आप ये समझ लीजिए कि जैसे जीवन में कोई एक घटनाक्रम होता है ना जिसका इफेक्ट आप हो, आपके साथ और भी 2-4 लोग होंगे जिनके ऊपर समान रूप से पड़ा होगा। तो ये वो सोल्स हैं जो एक दूसरे को, जब वो आत्मिक ग्रुप में होती हैं तो वो समर्थन देती हैं उनको, जो उनका जो रीजन है जिसकी वजह से
उनके जीवन में वो परिस्थिति आई जो उनके लिए सहायक बनी तरक्की करने में या सहायक नहीं बनी, तो उसमें एक दूसरे की हेल्प करते हैं सीखने सिखाने में। तो ये जो ग्रुप ऑफ सोल्स होता है उसको ऐसे कह दिया गया कि आत्मिक ग्रुप्स के अंदर भी एक छोटा सा उपसमूह है। जैसे क्लास के अंदर बच्चों का एक 20 बच्चों की एक क्लास है, उसके अंदर भी 5 बच्चों का एक ग्रुप है ऐसा जो किसी एक सब्जेक्ट में या तो बहुत वीक है या बहुत स्ट्रोंग है, तो उनका एक अपना एक ग्रुप बन गया। उन 20 बच्चों के ग्रुप में भी कुछ इसी तरीके से आत्मिक ग्रुप में भी उन आत्माओं का एक और छोटा सा ग्रुप बन गया जिनके पास रीजन एक से हैं, वजहें एक से हैं तरक्की करने की या नहीं करने की। और इतना सब होते हुए भी हर आत्मा की अपनी अच्छाई होती है, उसके अंदर अपने अच्छे या बुरे संस्कार होते हैं। लेकिन अंत में जो भी आत्मिक ग्रुप का हर सदस्य होता है वो अपने परिवार के, उन्हीं के आत्मिक ग्रुप के जो दूसरे सदस्य हैं वो विकास कर सकें, अपने श्रेष्ठतम प्रदर्शन कर सकें, इसके लिए अपना मैक्सिमम योगदान देती हैं। ये ऐसा ही है जैसे एक परिवार होता है, तो परिवार में एक सदस्य यदि कोई कार्य करना चाह रहा है तो परिवार के बाकी सदस्य अपना मैक्सिमम योगदान जितना भी वो कर सकते हैं, चाहे वो मन से, तन से या धन से, जैसे भी अपने परिवार के मेंबर को सहयोग दे पाते हैं वैसे वो उसको तरक्की करने में सहयोग देते हैं। इसी तरह से आत्मिक ग्रुप्स में भी सोल गुणों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से मजबूती प्रदान करते हैं अपने परिवार के यानी आत्मिक ग्रुप के दूसरे सदस्यों को। अब ये जो आत्मिक ग्रुप के सदस्य हैं उन्हें आप किसी भी नज़रिए से समझ लीजिए, वो एक परिवार के मेंबर की तरह भी हैं, वो एक स्कूल के फ्रेंड्स की तरह भी हैं, आत्मिक ग्रुप एक परिवार की तरह भी है, वो एक क्लासरूम की तरह भी है। तो आत्मिक ग्रुप इसका एक मिला जुला रूप है जहां आपको परिवार जैसा प्रेम भी मिल रहा है और शिक्षक की तरह सीखने को भी मिल रहा है। और इसके साथ साथ आत्माओं में जैसे कुछ सिमिलैरिटीज हैं और कुछ उनमें अलग गुण भी हैं। जैसे कोई बहुत साहसी है, कोई बहुत ज़्यादा निष्कपट है, कोई निष्ठावान बहुत ज़्यादा है, किसी का बहुत ज़्यादा आनंदी स्वभाव है, कोई बहुत ज़्यादा दिल्लगी बाज है, कोई बहुत ज़्यादा खतरों से खेलने का आदी है, कोई बहुत गंभीर है, कोई बहुत ज़्यादा विश्वास करने लायक है, कोई बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहता है, कोई बहुत ज़्यादा भड़कीला है, जोशीला है, स्पष्ट वक्ता है, कोई बहुत ज़्यादा आनंदी स्वभाव का है, कोई बहुत ज़्यादा धैर्यवान है। सबकी अपनी अपनी एक इंडिविजुअल क्वालिटी भी होती है जो क्वालिटी आत्मिक ग्रुप के बाकी सदस्यों के ऊपर नेचुरली असर डालती है। जैसे कि आप एक परिवार में होते हैं या आपका कोई मित्र है तो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर उनके स्वभाव का असर पड़ता है। मान लीजिए कोई आपका परिवार का मेंबर है, वो बहुत ज़्यादा साहसी है, वो बहुत ज़्यादा खतरों से खेलने वाला इंसान है, तो आप में साहस का गुण अपने आप भरने लगेगा। आप चाहे डरपोक किस्म के भी हों तो भी आप नेचुरली साहसी बनते जाएंगे, सिर्फ उसको देखकर उसके गुण का असर आप पे नेचुरली होगा। ऐसे ही आत्मिक ग्रुप में जो सारी सोल्स है, कुछ उनमें सिमिलैरिटीज हैं, बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं क्योंकि उनका जो स्तर है वो एक जैसा है, एक ही क्लास के स्टूडेंट है ना। लेकिन कुछ जो उनमें डिफरेंस है वो मददगार बनते हैं एक दूसरे को सीखने सिखाने में। जैसे परिवार का एक सदस्य साहसी है तो दूसरे को साहस सीखने की उसमें अपने आप ही आ रहा है, वो गुण बिना किसी कोशिश के आ रहा है। परिवार का एक सदस्य अगर बहुत अधिक धार्मिक है तो दूसरा सदस्य अपने आप भगवान की तरफ झुकता जाएगा बिना कोशिशों के। हर चीज में परिवार के सदस्य एक दूसरे पर बिना कोशिश के असर डालते हैं। इसी तरीके से आत्मिक ग्रुप्स में भी होता है, जो डिफरेंट गुण होते हैं वो दूसरी सोल्स को के गुणों को बढ़ाने में नेचुरली असर डालते हैं। और क्योंकि आत्मिक ग्रुप की आत्माएं एक दूसरे के साथ इतना ज्यादा, कई जीवनों में कार्मिक अकाउंट्स उनके एक दूसरे के साथ इतने ज्यादा होते हैं कि वो एक दूसरे के प्रति जवाबदेह बन जाती हैं। और सिर्फ एक दूसरे के प्रति नहीं बल्कि सामूहिक रूप से भी वो किसी एक चीज के प्रति जवाबदेह, पूरी की पूरी आत्मिक ग्रुप किसी एक चीज के प्रति जवाबदेह हो सकता है, क्योंकि उनका जो कार्मिक अकाउंट है वो हो सकता है कि एक ही जैसे घटनाक्रम कोई हुआ हो जिसने उन सारे ही आत्मिक ग्रुप के मेंबर्स के ऊपर एक समान असर डाला हो, और फिर वो उस घटनाक्रम के प्रति जवाबदेह हो जाएंगे ना। कोई भी गुण या अवगुण जो भी उनके अंदर है वो अगर उन सब के ऊपर समान, सबके अंदर समान रूप से है, कोई घटना ऐसी घटी, कोई भी पॉजिटिव या पॉजिटिव ना हो, जैसी भी हो, उस घटना ने जितने भी आत्मिक ग्रुप के मेंबर हैं उन सब के ऊपर असर डाला है, तो
उन्होंने जो भी अपने अंदर क्वालिटी पैदा करी या नहीं करी, उसके लिए वो सारे एक समान जिम्मेवार हैं। जैसे एक टीचर है, पूरी क्लास ने जैसा परफॉर्म किया है, वो पूरी क्लास जवाबदेह है टीचर के प्रति कि हम सब ने ऐसा परफॉर्म किया। एक सामूहिक जिम्मेवारी भी होती है ना, एक सामूहिक जवाबदारी भी होती है। तो आत्मिक ग्रुप्स की एक सामूहिक जवाबदारी होती है, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है बहुत ज्यादा। यानी आपका एक मेंबर आत्मिक ग्रुप का तरक्की करे, इसकी जवाबदेही आपकी भी है, आपकी भी ड्यूटी है कि आपका आत्मिक ग्रुप का मेंबर आपसे बहुत ज्यादा पीछे क्यों रह गया। लेकिन हर मामले में नहीं, कुछ विशेष गुण हैं जिसके मामले में सबकी एक साथ जवाबदेही है। ये चीज जाके कुछ उन्हीं चीजों से जाके कनेक्ट होती है जहां पे हम देखते हैं ना कि एक ही घटनाक्रम था लेकिन सब लोगों के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ा। इस तरह की बहुत सारे घटनाक्रम होते हैं कि एक साथ ही अलग अलग लोग थे लेकिन उनके ऊपर उस घटनाक्रम का इफेक्ट पड़ा। तो वो इसी तरह की सोच होती हैं जो एक दूसरे के प्रति कई जीवनों में आती रही हैं, एक दूसरे के प्रति जवाब दे रही हैं, एक जैसे गुण या गुण के विपरीत जो भी उन्होंने अपने अंदर डेवलप किया है वो एक समान किया है। इन सब से अलग हटकर जो आत्मिक ग्रुप्स में आत्माएं सीखती हैं, वो ऊर्जा के साथ खेलना भी सीखती हैं कि ऊर्जा को किस तरीके से रूप दिया जाता है, किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाता है, और किस तरीके से अपनी ऊर्जा को बहुत प्रचंड बनाकर किसी मनुष्य जो धरती पर है उसके ऊपर असर डाला जाता है। क्योंकि आत्माएं किसी को आराम देने के लिए या किसी व्यक्ति में कोई परिवर्तन लाना है, इसके लिए जब इसका वो प्रयास कर रही हैं कि वो किसी व्यक्ति में कोई परिवर्तन लाना चाहती हैं या उसको आराम पहुंचाना चाहती हैं, इस तरह की कोई वो कोशिश कर रही हैं, तो वो किस तरीके से विचार की तरंगों पर सवार होकर किसी खास व्यक्ति तक, किसी खास स्थान तक भूलोक पर आए, ये चीज भी वो अपनी ऊर्जा को संचालित कैसे करना है इस माध्यम से सीखती हैं। अभी तक हम प्रारंभिक स्तर की आत्माओं के विषय में जान रहे थे, वो सोल्स जो अभी ज्यादा जन्म इन्होंने धरती पर नहीं लिए। लेकिन अब अगली कड़ी में हम मध्यवर्ती आत्माओं के विषय में जानेंगे जो इन प्रारंभिक स्तर की आत्माओं से थोड़ा आगे हैं। मेरे सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस पर इस समय सेम सोल मैनी बॉडीज की सीरीज चल रही है जो कि ब्रायन वीस की रिसर्च पर आधारित है, जिसमें हम किस तरीके से हमारे जो कर्म हैं वो भविष्य में हम सबके ऊपर एक साथ या इंडिविजुअली किस तरीके से हम पर असर डालते हैं और हमारे जीवन में परिवर्तन लाते हैं, इसके विषय में बताया गया है। यदि आप सेम सोल मैनी बॉडीज की सीरीज को सुनना चाहते हैं तो कृपया मेरे सेकंड चैनल, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट दोनों में दिया है, पर एक बार जरूर विजिट कीजिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।